हेलो स्टूडेंट्स। क्या हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट में क्या स्टडी कर रहे थे? कूलम्ब्स फोर्स में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्ब्स फोर्स पढ़ा था पार्ट ए में, और पार्ट बी में डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कशन उसी से रिलेटेड था। आज पार्ट सी हम लोग पढ़ेंगे और पार्ट सी में ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कूलम्ब्स फोर्स से रिलेटेड और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है जो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होता है। न्यूमेरिकल में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होने वाले पॉइंट्स हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, आज भी करेंगे और अगले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का, कूलम्ब्स फोर्स। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट जैसा कि प्रीवियस पार्ट बी में हमने लिखा होगा, डिस्कशन हमने नहीं किया था, कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये फिफ्थ नंबर पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में हमें स्टडी करना है तो पहले से जो हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे वह स्केलर फॉर्म में था। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है। ये एक्स वाई एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया है और एक्स वाई एक्सिस कंसीडर करने के बाद एक्स वाई प्लेन में 2 पॉइंट चार्जेज, एक Q1 हमने ले लिया और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 ले लिया। ये Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव नेचर का है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जहां पर 1 नंबर चार्ज को हमने रखा है उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग R1 कह लेते हैं। इसके पोजीशन वेक्टर को हमने R1 कह लिया और इसके पोजीशन वेक्टर को R2 हमने कह लिया। अब इन दोनों पोजीशन वेक्टर जिसको R1 R2 हमने कहा है, अब आप देखें कि दोनों प्लस है तो प्लस प्लस के बीच रिपल्शन होगा, मतलब ये इस पर रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये इस पर रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस फोर्स का अगर वैल्यू लिखेंगे तो आप लोग जानते हैं फोर्स का वैल्यू K0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। R इज द सेपरेशन बिटवीन द टू, तो दोनों के बीच का सेपरेशन R12 का स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म हमने लिखा, यहाँ पर डायरेक्शन का जिक्र हमने नहीं किया है, लेकिन ये F2 फोर्स जो लग रहा है उसका डायरेक्शन राइट साइड है। ये डायरेक्शन दिखलाने के लिए, आई मीन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे F2 इक्वल टू K0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो R12 जब हमने लिखा है तो ये R12 का जो डायरेक्शन होगा 1 से 2 का डिस्टेंस को बता रहा है। तो R12 का डायरेक्शन वही है जो F2 का डायरेक्शन है। तो आप यूनिट वेक्टर F2 पर लिखें आपकी मर्जी, R12 पर लिखें आपकी मर्जी। यहाँ पर R12 के फॉर्म में अगर यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो आगे रिप्रेजेंटेशन Q1 Q2 y R12 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला तो पढ़े होंगे। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। हमने क्या किया, R12 वेक्टर लिखा और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर R12 वेक्टर होगा क्या, तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर में पढ़े होंगे। वेक्टर के ट्रायंगल लॉ से आप जानते हैं कि R12 इक्वल टू R2 माइनस R1 होगा। अगर R12 का वैल्यू R2 माइनस R1 रख लें, यह F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K0 Q1 Q2 R12 का पावर 2 और 1, टोटल पावर कितना हो गया, R12 का पावर 3 R12 पर वेक्टर साइन। I mean final result is F2 equal to K0 Q1 Q2 by R12 का पावर 3 R2 माइनस R1। आप देख रहे रिजल्ट R12 R2 माइनस R।
अब जरा देखें, जब हमने 2 नंबर चार्ज पर फोर्स निकाला इस डायरेक्शन में था तो R2 माइनस R1, लेकिन F1 फोर्स निकालेंगे तब F2 से उल्टे डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन दिखलाने के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, और माइनस साइन लगाने से क्या होगा कि जो R2 माइनस R1 है वो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो यहाँ के बाद से हम लोग क्या करेंगे, F2 हमने डिस्क्राइब कर दिया, अगर F1 हमें डिस्क्राइब करना है तब F1 इक्वल टू K0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 2 का पावर 3 वेक्टर R1 माइनस R2। अब यहाँ से R1 माइनस R2 K0 K1 Q1 Q2 R1 2 का पावर 3 है। अब ध्यान से देखें, आप R1 2 लिखिए चाहे R2 1 लिखिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। R1 2 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 और R2 1 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1। उसमें क्या फर्क है कि आप R1 2 लिखें चाहे R2 1, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में जब लिखते हैं तो R2 माइनस R1 का डायरेक्शन F2 की ओर होगा और R1 माइनस R2 का डायरेक्शन F1 की ओर होगा। ये हो गया कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। 5th नंबर पॉइंट। 6th नंबर पॉइंट हम लोग कूलम्ब्स फोर्स से रिलेटेड ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कूलम्ब्स फोर्स का कुछ लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशंस होता है मतलब ऑलवेज वैलिड नहीं होता है। एक दो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बता रहे हैं जहां पर कि कूलम्ब्स फोर्स फेल कर जाता है। जैसे हम लोग कूलम्ब्स फोर्स की बात करते हैं तो F इक्वल टू K0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन R डिस्टेंस अगर इन्फिनाइट लेते हैं, R का वैल्यू इन्फिनाइट लेते हैं तो फोर्स का वैल्यू 0, और इन्फिनाइट का सेंस हमने बताया था वेरी लार्ज, मतलब दो चार्ज के बीच अगर वेरी लार्ज डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो फोर्स का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा, और फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। वेरी लार्ज डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो इन्फिनाइट पुट करेंगे, इन्फिनाइट पुट करेंगे तो फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन अब उल्टा सोचिए, उल्टा सोचने में क्या है कि डिस्टेंस अगर कम करते जाए तब क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा कम करते जाएंगे तो R का वैल्यू 0 कर देंगे, तो R का वैल्यू 0 कर देंगे तब फोर्स का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो R लेस देन 10 का पावर माइनस 15 मीटर फॉर R नॉट लेस देन 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, कूलम्ब्स लॉ इज या कूलम्ब्स फोर्स इज नॉट डिफाइंड। कूलम्ब्स फोर्स डिफाइंड नहीं होता है। डिस्टेंस का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से अगर कम ले लेते हैं तो कूलम्ब्स फोर्स डिफाइंड नहीं होगा। ये कूलम्ब्स फोर्स का लिमिटेशन है। पॉइंट नंबर 6 में हमने ये डिस्कस किया कि डिस्टेंस 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने कहा इससे नीचे डिफाइंड नहीं होता है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है, कूलम्ब्स फोर्स वैलिड होता ही नहीं है, इसलिए 0 लेने का कोई मतलब नहीं है। इन्फिनाइट पर फोर्स 0 हो गया और इससे नीचे ये डिफाइंड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 7 नंबर हम लोग देखते हैं कि दोनों चार्ज Q1 और Q2 जो हमने रखा है, अगर दोनों स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, अगर दोनों मूविंग है तब क्या होगा। पॉइंट नंबर 7, इफ टू चार्जेज आर मूविंग का सेंस क्या है। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट तो हमने कहा था कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं वह स्टैटिक चार्ज के लिए करते हैं। क्यों स्टैटिक चार्ज के लिए करते हैं? इसलिए कि जब मूविंग चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। इसलिए दो चार्ज अगर मोशन में है, मूविंग है, तब कूलम्ब्स फोर्स वैलिड नहीं होता है। इफ 2 पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2 are moving, then Coulomb's
force is not valid because in this case magnetic field will be also produced। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये वैलिड नहीं होता है। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे कि अ गिवन चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि मैक्सिमम फोर्स लगे। A charge is divided into 2 parts such that force between two at given separation is maximum। इस तरह का डिस्कशन हमने पहले किया था कि गिवन सेपरेशन पर 2 चार्ज के बीच मिनिमम फोर्स का क्या कंडीशन था। उस समय हमने क्या पढ़ा था, 2 चार्ज के बीच मिनिमम फोर्स का कंडीशन क्या था। अब क्या पढ़ेंगे, एक चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, एक चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लेट Q1 इज इक्वल टू Q, Q1 इक्वल टू Q, फर्स्ट पार्ट Q है, राइट। स्मॉल लेटर Q लिख सकते हैं, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, Q माइनस Q। यहां पर Q क्या है, गिवन चार्ज। अब आप ऐसे समझिए कि एक गिवन चार्ज Q है, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैपिटल लेटर Q लिख रहे हैं। हो सकता है ये 10 कूलम हो, 20 कूलम हो, 50 कूलम, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर ये 10-15 कूलम कुछ भी चार्ज है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट अगर 2 कूलम है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 20 माइनस 2, 18 कूलम। अगर मान लो कि एक पार्ट 3 कूलम लेंगे तो दूसरा 17 कूलम होगा। इस तरीके से आप सोचें तो एक को हमने स्मॉल लेटर Q लिया तो दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ज स्मॉल लेटर चार्ज हमने कंसीडर किया है, ये जैसे जैसे वैरी करवाएंगे वैसे वैसे Q1 और Q2 वैरी करेगा। लेकिन कैपिटल Q गिवन चार्ज है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब इन दोनों को अगर R सेपरेशन पर रख दिया जाए तो लगने वाला फोर्स K0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर लिखा गया है कि चार्ज इज गिवन एंड डिस्टेंस इज गिवन। सेपरेशन भी क्या है, गिवन है। सेपरेशन भी फिक्स है, मतलब ये भी चेंज नहीं करेगा। तो फोर्स का टोटल वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, Q1 एंड Q2 पर। तो ये मैक्सिमम होने के लिए Q1 Q2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और Q1 के बदले स्मॉल लेटर Q लिखेंगे और Q2 के बदले कैपिटल Q माइनस Q लिखेंगे। अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तब ये फोर्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए जैसे जैसे स्मॉल लेटर Q चेंज करेगा वैसे वैसे ये फोर्स का वैल्यू भी चेंज करेगा। लेट F इक्वल टू C Q कैपिटल Q माइनस Q, वेयर C इज कांस्टेंट वैल्यू। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो dF dy dq इक्वल टू C डिफरेंशिएशन ऑफ Q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू Q। अब यहां से C
डी क्यू बाई डी क्यू, यहाँ पर देख लें आप, कैपिटल क्यू को बाहर निकाल लेंगे, डी क्यू बाई डी क्यू 1 हो जाएगा, और माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2q। डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं आप लोग, अच्छे से देख लीजिए। हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया था, इसमें भी ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को अलग रख लिया तो dq बाई dq हो गया, और इसको डिफरेंशिएशन किया तो 2q हो गया, और dq बाई dq 1 हो गया, मतलब c q माइनस 2q हो गया। अब यहाँ से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 पुट करते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 पुट करते हैं, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f df बाई dq इक्वल टू 0, और df बाई dq अगर 0 पुट करेंगे दैट इम्प्लाई c कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है q इज इक्वल टू q बाई 2 हो जाएगा। q इक्वल टू q बाई 2 है, दैट इम्प्लाइज q1 इज इक्वल टू q बाई 2, चूंकि स्मॉल लेटर q हमने q1 को मान लिया था, तो q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा q माइनस q बाई 2 इक्वल टू q बाई 2। इसका मतलब दोनों चार्ज इक्वल रेशियो में डिवाइड करना होगा, मतलब q1 इज इक्वल टू q2 इक्वल टू q बाई 2। दो चार्ज को अगर हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और उसको गिवन सेपरेशन पर रखा जाए तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। यहां तक नोट कर लिया। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पॉइंट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। मीडियम डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू एयर डिस्टेंस। मीडियम डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू एयर डिस्टेंस। मीडियम डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू एयर डिस्टेंस फॉर सेम फोर्स। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि मान लो 2 पॉइंट चार्जेज हमने रखा है और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है। यहाँ मीडियम रखा हुआ है और दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस एयर है, तो मीडियम डिस्टेंस को rm से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। rm का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ मीडियम या डिस्टेंस इन मीडियम, सेपरेशन इन मीडियम। और यहाँ पर हम लोग अगर लिखें तो यहाँ पर एयर है तो डायरेक्टली इसको आप मेंशन कर दीजिए एयर, और यहाँ पर जो डिस्टेंस लिखेंगे r एयर, इसको क्या लिखेंगे सेपरेशन ही दिया है। कंडीशन दिया है कि दोनों फोर्स सेम होना चाहिए, लेकिन आप ये फोर्स जब लिखेंगे तो ये फोर्स का वैल्यू, मीडियम फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीडियम फोर्स क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 बाई rm का स्क्वायर। और एयर फोर्स आप क्या लिखेंगे, एयर फेयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r एयर का स्क्वायर। जैसा कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है या कंडीशन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में भी ऐसा पूछा जाता है तो ऐसा दिया हुआ कंडीशन रहेगा। तो कंडीशन में जैसा कि दिया हुआ है fm इक्वल टू f एयर, दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 बाई rm स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r एयर का स्क्वायर। अब दोनों साइड कैंसिलेशन जब करेंगे तो ये वैल्यू रह जाएगा 1/एप्सिलॉन r rm का स्क्वायर इक्वल टू 1/r एयर का स्क्वायर। दैट इम्प्लाई rm
स्क्वायर इक्वल टू आर एयर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। इसलिए मीडियम का डिस्टेंस जो होगा एयर के डिस्टेंस का स्क्वायर रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स स्मॉलर होगा। एप्सिलॉन आर टाइम्स स्मॉलर होगा, आर एम इक्वल टू आर एयर बाई स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट आर।